यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स MCQ सेट 4। 10 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। सो इन चारों में से क्या कंप्यूटर नहीं है, किस बेसिस पर, कैसे वो ऑपरेट कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। तो ऑप्शन है डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, रिमोट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम। रिमोट, बाकी सारे कंप्यूटर्स हैं डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। रिमोट नाम की जो चीज़ है वो कंप्यूटर नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। करेक्ट आंसर इज रिमोट। अब ये देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। बहुत डेप्थ में एक्सप्लेनेशन नहीं है बट बेसिक पॉइंट्स कवर्ड है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। सो बेसिस ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। दे आर एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। सो इसमें रिमोट का तो नाम ही नहीं है, सो रिमोट होगा करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स यही एक टाइप ऑफ कंप्यूटर नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए किस कंप्यूटर का यूज हो रहा है इन चारों में से। आंसर वुड बी सी, हाइब्रिड। एक्सप्लेनेशन है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज मोस्टली यूज विद ऑटोमेटिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेसेस एंड मशीन्स। सो ये रीड कर लीजिए दोबारा से, मैं भी रीड कर देती हूँ यहाँ पे। सो एक बार आप क्वेश्चन देख के देन थोड़ा सा पॉज करिए, अपने लेवल पे भी उसको गेस करने की कोशिश कीजिए या रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, और फिर क्रॉस चेक करने के लिए आंसर देखिए एंड देन एक्सप्लेनेशन की जितनी भी लाइन्स है, 2, 3, 4, समटाइम्स 5 लाइन्स भी आप एक बार पढ़ लीजिए। एक बार ये क्वेश्चन और आंसर आप देख लेंगे ना, आप इन MCQs को नहीं भूलेंगे। MCQs का यही फ़ायदा होता है कि आपने एक बार यदि पढ़ा है तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। करेक्ट आंसर वुड बी हाइब्रिड। Now question number 3 है, which of the following invention gave birth to the much cheaper microcomputers। So किसके इन्वेंशन की वजह से फिर लो कॉस्ट माइक्रो आना शुरू हो गए, वरना पहले फिर उससे प्रीवियसली बहुत कॉस्टली हुआ करते थे कंप्यूटर। बट कौन सी ऐसी चीज़ इन्वेंट हुई जिसकी वजह से कंप्यूटर्स की कॉस्ट एकदम से गिर गई, मतलब कंप्यूटर में यूज़ होने वाला वो कंपोनेंट होगा कोई। सो देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, माइक्रो प्रोसेसर्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स। करेक्ट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर्स। बाकी ऑप्शन है PDAs, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, माइक्रो प्रोसेसर्स। एक्सप्लेनेशन है, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, जिसको सिंगल चिप CPU भी कहा जाता है। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो सिंगल चिप CPU भी कहते हैं इसको, माइक्रो, और इन जनरल भी माइक्रो प्रोसेसर को CPU भी कहा जाता है, प्रोसेसर को CPU कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब सिंगल चिप CPU हो गया। इट गेव बर्थ टू मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स। इसका यूज़ जब से होने लगा तो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स भी जो है वो थोड़ा सा उनका कॉस्ट डाउन हुई और कंपैरेटिवली वो काफ़ी चीप थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कंप्यूटर्स, उससे पहले जो थे। सो ये क्वेश्चन 3 हो गया आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के टर्म्स में कौन सा कंप्यूटर मेन फ्रेम के कंपैरिजन में लो है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिनी कंप्यूटर्स आर कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ, mini computers are compared to mainframe computers in terms of speed and storage capacity. So correct answer would be mini. So question 4 रीड कर लीजिए, पॉज करके भी रीड कर सकते हैं आप। ये आंसर हो गया मिनी कंप्यूटर्स। ना क्वेश्चन नंबर 5 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्नार्क. It was the first neural network computer. It was built by Minsky and Edmunds in 1956. So explanation हो जाएगा. Snark was the first neural network computer. It was built by Minsky and Edmunds in 1956. So which of the following is the first neural network computer? So correct answer हो जाएगा Snark. Snark was the first neural network computer. It was built by Minsky and Edmunds in 1956. So question answer. Now question number 6 है, which unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? So इसका correct answer हो जाएगा, ये ऑप्शन सी रहेगा इसका, इनपुट यूनिट. ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, इट वुड बी सी. विच यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब यूज़र ने जो इनपुट किया, जैसे हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट कर रहे हैं तो डायरेक्टली वो कंप्यूटर तक ऐसे थोड़ी चला जा रहा है, कुछ तो इंटरनल प्रोसेसिंग हो रही होगी जिससे कंप्यूटर वो एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसे कंप्यूटर समझ सके. हम तो जो टाइप कर रहे यूज़र, तो जैसे नॉर्मल हम नॉर्मल इंग्लिश वाले कीबोर्ड की बात करते हैं, सपोज हमने इंग्लिश में कुछ टाइप किया, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज़ होता है? कंप्यूटर तो डिजिटल भाषा को समझता है, तो ज़ीरो और वंस के कॉम्बिनेशन में फिर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? यूज़र से इनपुट लिया और कंप्यूटर को जिस फॉर्मेट में समझ में आता है उसमें कन्वर्ट करने का काम इनपुट यूनिट करता है, क्योंकि इनपुट यूनिट ही यूज़र से इनपुट ले रहा होता है. ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका. करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन को. एक्सप्लेनेशन है, द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डाटा विच द यूज़र एंटर्स इनटू अ लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, दैट इज इट कन्वर्ट्स दिस. सो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट क्या है? बाइनरी फॉर्मेट होता है. सो डाटा किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? बाइनरी फॉर्मेट में. आउटपुट यूनिट क्या करता है? मशीन के पास जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में बदलता है जो कि यूज़र समझ सके, यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, मतलब नॉर्मल भाषा में उसको आउटपुट उल्टा काम करता है. The output unit is responsible for giving the results in user understandable format. The storage unit is responsible for storing the data after immediate results of processing, whereas the ALU is responsible for various arithmetic and bitwise operations. ठीक है, ALU है arithmetic and logic unit. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट यूनिट. सो क्वेश्चन 6 था. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. The only language which the computer understands is. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल लैंग्वेज कह लीजिए इसको, या बाइनरी लैंग्वेज, या मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं इसे. सो किस भाषा को कंप्यूटर किसको समझता है? कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है. बाकी सारी लैंग्वेजेस सबसे पहले बाइनरी में ही कन्वर्ट होती है इंटरनली, हमें नहीं दिखेगा वो सब. कंप्यूटर ना असेंबली लैंग्वेज को समझता, ना बेसिक को, ना सी को, ना हम जो नॉर्मल इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं कुछ, कंप्यूटर इन सबको नहीं समझता है. लेकिन इंटरनली ये सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट कर दी जाती है? डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्मेट में, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में, जिसको फाइनली कंप्यूटर समझ पाता है. सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. The computer understands only binary language which is written in the form of zeros and ones. Zeros and ones के combination में होती है ये भाषा. A computer can understand assembly language but an assembler, एक कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को भी समझ पाता है, लेकिन एक असेंबलर की ज़रूरत होती है विच कन्वर्ट्स, जो इस असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. सिमिलरली फॉर अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है. मतलब किसी एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी जिससे वो फाइनली किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है? बाइनरी फॉर्मेट में, या बाइनरी लैंग्वेज में, डिजिटल लैंग्वेज कह लीजिए, मशीन लैंग्वेज कह लीजिए. उस लैंग्वेज को
कंप्यूटर समझ पाता है। क्वेश्चन 7 एंड इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या होता है कंप्यूटर में? ये हो जाएगा बिट। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। अ बिट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम. इट इज यूज्ड एज अ short form of binary digit. A bit can have only two values, 0 और 1. A nibble comprises, nibble 4 बिट से बनता है, बाइट जो है वो 8 बिट से बनता है और किलो बाइट 1024 बाइट से. ये नंबर सिस्टम है. इस पे और भी बहुत क्वेश्चंस आते रहेंगे. बाकी इसके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट आप देखेंगे, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा और उसमें मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रही हूँ. यदि कॉन्सेप्ट नहीं भी है तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा बहुत जल्दी. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज बिट. वन निब्बल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स. एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? बी, 4 बिट्स के बराबर. वन निब्बल इज इक्विवेलेंट टू 4 बिट्स. A nibble is defined as a unit of data which comprises of 4 binary digits और हाफ ऑफ 8 बिट. एक बाइट में 8 बिट होता है तो हाफ ऑफ बाइट को निब्बल कहते हैं. मतलब उसमें 4 बिट्स हो गए निब्बल में. वन निब्बल में 4 बिट्स हो गए. अब बिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है. अब बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम. बाइट में 8 बिट्स होते हैं. अब बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, देयरफॉर हाफ ऑफ अ बाइट इक्वल टू 4 बिट्स. एक हाफ बाइट का मतलब 4 बिट्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ निब्बल. तो वन निब्बल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स? 4 बिट्स. ये क्वेश्चन 9 हो गया, आंसर हो गया. नाउ लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन इनपुट इंस्ट्रक्शन. एक इनपुट इंस्ट्रक्शन जो दिया जा रहा है तो उसका करेक्ट फॉर्मेट इनमें से कौन सा है? देखिए कुछ ना थोड़े से ज़रूरी नहीं कि बहुत ही बेसिक आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स के होंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं जो बिल्कुल अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को लगेगा कि ये तो थोड़ा टफ है. तो कुछ टफ एमसीक्यूज भी होंगे, सारे बहुत इजी नहीं होंगे. पता चला एएलयू का फुल फॉर्म बताइए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताइए, सुपर कंप्यूटर कौन सा है, थोड़े से हटके भी क्वेश्चन होंगे. तो मैं कॉम्बिनेशन लाई हूँ बहुत बेसिक क्वेश्चंस का. इंटरमीडिएट लेवल के भी मिलेंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज भी मिलेंगे. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू में ही है बट ज़रूरी है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन इनपुट इंस्ट्रक्शन. इन चारों में से कौन सा इंस्ट्रक्शन इनपुट करेक्ट है? सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज IN82. IN करके लिखा जाएगा, IN82. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस आर यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन. इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का बेसिकली काम क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम करता है बिटवीन बाहर जो आउटपुट या डिवाइसेस हैं और सीपीयू, इनके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है तो वो इनपुट, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कहते हैं. ये कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है किस किस के बीच? पेरिफेरल में कौन आ गए? वही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए. एक्सटर्नल पेरिफेरल्स और सीपीयू के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का काम, उसके लिए इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है. द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन इनपुट इंस्ट्रक्शन इज IN फिर 8 बिट पोर्ट एड्रेस. हियर IN82 इज द करेक्ट ऑप्शन, वेर 82 इज द डेजिग्नेटेड पोर्ट एड्रेस. ये एक पोर्ट एड्रेस है. IN करके आपको एक पोर्ट एड्रेस देना पड़ेगा जो कि 8 बिट का होता है. सो सपोज यहाँ पे हमने 82 ले लिया तो 82 एक पोर्ट एड्रेस ही है और बाकी सारे ऑप्शंस इनवैलिड है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन इनपुट इंस्ट्रक्शन. करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, IN82. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.